अनवेल दिखाई देती हैं, फिजिकली अनफिट। यानी एक गांव की महिला, एक शहर की महिला, मैं सामान्य बात कर रहा हूँ, आज सामान्य महिला, शहर की महिलाएं भी अवेयर हो चुकी हैं फिजिकल फिटनेस के प्रति, लेकिन मैं एक सामान्य बात कर रहा हूं कि इस मॉडर्न लाइफ ने, इस आधुनिक जीवन ने गांव की महिलाओं की अपेक्षा शहरों की महिलाओं को ज्यादा प्रभावित किया, जिसमें सबसे पहला प्रभाव उनके शरीर पर पड़ा और स्वास्थ्य पर पड़ा। फिजिकली अनफिट यानी देखने में बेडौल होती चली गई, क्योंकि बहुत सारे कार्य करने के उनके पास उपकरण हो गए। एक साधारण, आप गांव में जानते हैं, सिलबट्टा, चटनी पीसना हो, मसाला पीसना हो, वो गायब हो चुका है। मिक्सर आ गया है, मिक्सी आ गया है, आटे बाहर से पीस के आते हैं या पैक्ड आते हैं। झाड़ू पोछा लगाने के लिए या तो बाइयां हो गई हैं, दाइयां हो गई, या मशीनें आ गई हैं। कहीं से देखा जाए तो श्रम के लिए, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन से आ गए हैं। ये सारे मॉडर्न लाइफ की चीजें हैं। मनोरंजन के लिए भी आपके पास गांव में जाके झूला झूलना नहीं है, खेलना कूदना नहीं है, मनोरंजन के लिए आपके पास मोबाइल फोन और टेलीविजन आ गया है। तो कुल मिला के शारीरिक श्रम जो आवश्यक है वो खत्म हो चुका है। वो शारीरिक श्रम करने का उनको न मौका मिलता है, धीरे धीरे उनकी सोच भी वैसी ही परिवर्तित हो जा रही है। अर्थात उनका जीवन, उनकी लाइफ सीडेंट्री, एकदम बैठे रहने की हो जा रही है। कार्य करना है कंप्यूटर पे बैठ के करना है, पढ़ाई करना है कंप्यूटर पे बैठ के करना है। परिणाम स्वरूप ओबेसिटी, मोटापा हो रहा है। विभिन्न तरह के मॉडर्न लाइफ डिजीजेस, जैसे हम शुगर को, डायबिटीज जो हो जाती है, मधुमेह को मॉडर्न लाइफ डिजीजेस के रूप, इनका शुगर अगर गांव में बहुत कम होता है तो ध्यान न देने से या आज करने से, सामान्य रूप से गांव में अगर आप दिनचर्या करते रहें तो आपको शुगर नहीं हो। लेकिन शहरों में आपके सामान्य व्यक्ति को, सामान्य महिला को भी, जो मॉडर्न लाइफ से प्रभावित है, यानी मिक्सर का यूज कर रही है, कुकिंग में यूज कर रही है, वॉशिंग मशीन का यूज कर रही है, कंप्यूटर का यूज कर रही है, अगर विशेष ध्यान नहीं दे रही है, खाने में भी वो क्या है, फास्ट फूड का यूज कर रही है, अपने लिए भी बच्चों के लिए, क्योंकि वो तुरंत तैयार होता है, टेम्पटस होता है, लालच पैदा होता है। यानी कहीं भी वो शारीरिक श्रम नहीं कर रही है। तो मॉडर्न लाइफ डिजीजेस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब जो हैं, ये उनको होने की संभावना बढ़ जा रही है। मोटापा तो बढ़ ही रहा है, डिप्रेशन भी उनको इसी से शुरू हो जा रहा, क्योंकि जब वो अपने शरीर को मोटा देखेंगी, अपने एस्पिरेशन, इच्छाओं को पूरा होते नहीं देखेंगी, वो अपने फैमिली के सदस्यों की, परिवार के सदस्यों की जो इच्छाएं उनसे हैं पूरा नहीं कर पाएंगी, उनको बातें सुननी पड़ेंगी। ये सब कुल मिलके धीरे धीरे उनके अंदर डिप्रेशन का रूप लेगा, डिप्रेशन वो पैदा होगा। ये क्या है, ये सारी चीजें मिलके एक तरह से स्ट्रेस बबल जो होता है, गुब्बारा कहिए या आप बबल कहिए, बायो बबल कहते हैं, अपना एक क्षेत्र बना लेता है। वो स्ट्रेस बबल वो बना ली हैं और उसी में रहती हैं। उनको हर तरफ से शारीरिक श्रम न करना, मानसिक रूप से तनाव रहना, लोगों की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी तो उनसे प्रत्युत्तर में बातें सुनना, बाहर प्राकृतिक वातावरण से इनका संपर्क कम होना, और जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में भी आप एक स्क्रीन पे ही सारी बातें करते हैं, सारी चीजें देखते हैं। यानी वो सोशल आइसोलेशन की स्थिति में, आप सामाजिक तो हैं, आप सोशल मीडिया पे सबसे बात कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन वो मॉडिफाइड बनाई हुई बातें जो आप कहना चाहती हैं, वो डायरेक्ट जो है संपर्क उन लोगों के बीच में नहीं है। वो भी जो है सोशल तो है, बट सोशल आइसोलेशन, समाज में भी वो अकेली हैं। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जब इतनी सारी चीजें आपके साथ जुटेंगी, आप स्ट्रेस बबल में घिर जाएंगी, तनाव में। तो ACTH हार्मोन होता है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये इंटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। इसका कार्य जो होता है, एड्रीनल ग्लैंड जो हमारे किडनी के ऊपर होते हैं,
उनको एक्साइट करना है कि वो एक तरह का हार्मोन वो सिक्रीजन करें। वो हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। जब कॉर्टिसोल ज्यादा हार्मोन आपके शरीर में बनेगा, आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। आपके मन में सुस्ती की भावना आएगी, आप बातें नहीं करेंगे, हंसेंगे नहीं, आप एकांतवासी होना चाहेंगे, कार्य करने का मन नहीं होगा। तो मतलब इस कॉर्टिसोल हार्मोन के ज्यादा उत्पन्न होने से आप धीरे धीरे डिप्रेशन में जाएंगे, जो आगे चल के एंजाइटी इन सब चीजों में दुश्चिंता के रूप में आपके ऊपर प्रभाव डालता। तो हम मोटा मोटा ये देखेंगे कि ये सारे मॉडर्न लाइफ ढेर सारे हैं, हम यहाँ पे कॉमन चीजें बात करेंगे। तो मॉडर्न लाइफ के जो मेन दोष हैं, मेन कमी है, वो मोटी मोटी ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब इस मॉडर्न लाइफ की इन कमियों को जो महिलाएं या हमारी स्त्रियां, माताएं, बहनें झेल रही हैं या इनसे प्रभावित हो रही हैं, तो इनसे कैसे निपटें, इनसे कैसे दूर हों। बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे उपकरण हैं, बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारी पैथीज भी हैं, लेकिन यहाँ पे हमको क्या है, हमारे टॉपिक में योग और स्पोर्ट्स दो को महत्व देना है। इन दो के बारे में जानना है कि ये हमारे मॉडर्न लाइफ के जो हमारे तनाव हैं, स्ट्रेस हैं महिलाओं के ऊपर, उनसे कैसे इसको दूर रख सकते हैं इनके उपयोग से, इनके प्रयोग से। तो आपके टॉपिक में सबसे पहले योग है। योग जैसा जानते हैं, सामान्य रूप से यहाँ पे हमको किताबी पढ़ाई नहीं करनी है, तो आप सब भी अध्यापक हैं, टीचर हैं, कहीं न कहीं से जुड़े हैं। सिंपल योग मतलब होता है जुड़ना, जानते हैं, युज धातु संस्कृत का जो बना है उससे है, टू ज्वाइन, टू ऐड। योग में हम किसी न किसी चीज से जुड़ते हैं, एक चीज से जुड़ेंगे, यानी जहां थे उससे जुड़े तो उस चीज से डिटैच हुए। अटैच, अगर आप किसी से अटैच होते हैं तो जाहिर है किसी चीज से डिटैच होके तब अटैच होते हैं। सामान्य भाषा में हम लोग का क्या है, आत्मा का परमात्मा में मिलन। तो हम परमात्मा में जब मिलेंगे, परमात्मा से तभी जुड़ेंगे जब हम यहाँ की मोहमाया सांसारिक मायाओं को छोड़ेंगे, उससे डिटैच होंगे, तब हम किसी से अटैच। तो सिंपल परिभाषा है, योग मतलब जुड़ना। किन चीजों से जुड़ना आप अच्छी तरह जानते हैं। हमको मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, हर तरह का स्वास्थ्य चाहिए। हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, संरक्षित रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं। वेल बीइंग जो वर्ड है, उसमें हम अपने को, अपनी सोसाइटी को, अपने फैमिली को रखना चाहते हैं, यानी इन चीजों से जुड़ते हैं। योग सामान्यतः जो है हम लोग 1500 BC ईसा पूर्व से सुनते आए हैं इस शब्द को। शास्त्रों में कहीं भी जब हम पढ़ते हैं लिटरेचर में, तो इस शब्द का प्रयोग हमको 1500 ईसा पूर्व से सुनाई पड़ता, और ये धीरे 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 चेंज होता चला गया, इसका स्वरूप चेंज होता चला गया। फिर चाहे पातंजलि के अष्टांग योग से शुरू हो, सुबेरकुट का कुछ हो, किसी का अष्टांग योग है, किसी का पंचांग योग है, किसी का हॉट योगा करके, विक्रम अमेरिका में विक्रम जी हैं, हॉट योगा चलाते हैं। बहुत सारी चीजें, ये स्वरूप बदलता रहा है देश, काल और परिस्थिति के अनुसार। यानी कुल मिला के एक शब्द में कहें तो आवश्यकता के अनुसार, देश काल परिस्थिति यानी हमारी जो आवश्यकता है उसके अनुसार अब धीरे धीरे योग जो है यौगिक प्रैक्टिसेस के रूप में जाना लगा, और ये धीरे धीरे हमारा वे ऑफ लाइफ बन गया है, जीवन का एक तरह से आधार रास्ता, या हम इसी तरह जीवन जीना चाहते हैं। तो यहाँ हम जब भी योग की बात करेंगे तो यौगिक प्रैक्टिसेस, यौगिक अभ्यास की बात करेंगे, जिसको बहुत सारे लोगों ने, हमारे बाबा रामदेव जी ने भी पॉपुलराइज किया है। वो अलग चीज है कि उसका मूल रूप बदल गया पूरी तरह, जो ओरिजिनलिटी थी शायद संभवतः अब हम बहुत कम लोग जानते हैं जो डीप में पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही पॉपुलराइज किया, जन आंदोलन के रूप में शुरू किया। आज बहुत सारी, बहुत बड़ी संख्या में जनता उसका अभ्यास करती है। तो वो योग नहीं, यौगिक प्रैक्टिसेस के रूप में हम अभ्यास करते हैं, और कहीं न कहीं उससे लाभान्वित होते हैं, अपने को शारीरिक मानसिक जो भी पक्ष जो हो उससे लाभान्वित वो करते हैं। तो अब क्या है, योग सामान्य रूप से आदमी योग को या तो फिजिकल एक्टिविटी, यौगिक एक्सरसाइजेज यानी फिजिकल एक्टिविटी के रूप में जानता है, या फिर बहुत लोगों के ध्यान में है मेडिटेशन यानी ध्यान।
हम यहाँ अष्टांग योग की बात नहीं करेंगे, किताबी पढ़ाई यम नियम आसन धारणा ध्यान प्रत्याहार समाधि जो 8 अंग हैं इसमें क्या क्या है, इसकी बात हम पढ़ाई किताबी नहीं करेंगे। हम सामान्य जन जीवन या सामान्य उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे हम यौगिक एक्सरसाइजेज या मेडिटेशन हमको किस तरह से प्रभावित करते हैं, ये हम देखेंगे कि योग जो है यह हमको 3 प्रकार से प्रभावित करता है। यौगिक एक्सरसाइजेज या मेडिटेशन जो हैं ये 3 प्रकार से प्रभावित करते हैं। पहला है फिजिकली, योग में तमाम आसन हैं, बहुत सारे लोग आप में भी होंगे, सुबह उठ के उसका अभ्यास करते होंगे, रेगुलर अभ्यास करते होंगे, कुछ लोग बाहर जाके पार्क में करते होंगे, कुछ लोग कोचेस के माध्यम से करते होंगे, कुछ लोग ग्रुप समूह में ऑर्गेनाइज संगठित होकर करते होंगे, और कुछ लोगों को हो सकता है किसी डॉक्टर ने या वैद्य ने किसी शारीरिक व्यवहार या व्याधा के कारण उन्होंने कहा हो वो करते होंगे। तो पहले हम संक्षिप्त रूप में सूक्ष्म रूप में ये जानेंगे कि योग हमको शारीरिक रूप से कैसे प्रभावित करता है। शारीरिक रूप से भी विशेष करके जो हमारे मॉडर्न लाइफ के दुष्परिणाम हैं महिलाओं को, उनके परिप्रेक्ष्य में। तो योग के जो सामान्य आसन है, आप किसी भी आसन को करते हैं, कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, तो आप उसमें देखेंगे कि हमारी जो कोर मसल्स हैं, मेन मसल्स, कोर हमारा जो होता है ये मेन पूरा धड़ जिसको हम ट्रंक कहते हैं, जिसके अंदर हमारा मेन सिस्टम होता है, पाचन तंत्र से लेके उत्सर्जन तंत्र से लेके रक्त परिसंचरण तंत्र से लेके रेस्पिरेटरी सिस्टम जो श्वसन तंत्र है, ये हमारे इसी धड़ गले के नीचे से लेके और आपके नाभि के पास तक, ये कोर सिस्टम जो होता है, इनकी मसल्स को चाहे आप सामान्य रूप से प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका जो कुछ भी कर रहे हो बैठ के, आप देखेंगे तो इन्हीं मांसपेशियों का मूवमेंट हो रहा है, अंदर के तंत्रों का। इवन सामान्य आसन, कोई भी आसन करें आप, उत्तानपाद आसन करें, ताड़ासन करें, लेटे बैठे कोई भी आसन करें, सरपास, सब में ये कोर पोर्शन यानी पेट की, सीने की या पीठ की, बैक की, ये मांसपेशियां स्ट्रेच होती हैं, खिंचती हैं, तनाव होता है, तो ये इन मांसपेशियों के स्ट्रेंथ में यानी शक्ति को विकसित करता है। योग क्या करता है? योग अपने अभ्यास या अपने क्रियाओं के द्वारा शारीरिक रूप से कोर स्ट्रेंथ, मेन कोर यही होता है। कोर हम कहते हैं 80% रोग हमारे जो होता है पेट से ही होता है। पाचन शक्ति सही तो सब कुछ सही। आजकल हार्ट सिस्टम भी आ गया, चूंकि हमारा खाना पीना ऑयल ज्यादा होता तो हार्ट उससे प्रभावित हो जाता है। वातावरण में प्रदूषण है तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्वतंत्र तंत्र यानी फेफड़ा प्रभाव, यही 3-4 है। और एक्सक्रेटरी मेन, एक्सक्रेटरी मतलब उत्सर्जन तंत्र, ये 4 तंत्र सही रहे तो 99% रोग आपको नहीं होने हैं। और 1% जो बाहर होते हैं, बाहरी वायरसेस या बैक्टीरिया के आक्रमण से होते हैं। तो मेन चीज क्या आपको हुआ फिजिकली में? मसल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी। जो हम जब भी कोई भी आसन परफॉर्म करेंगे, 2-4 आसन के बारे में आगे हम अलग से बताएंगे, यहाँ कॉमन रूप से जब भी हम यौगिक प्रैक्टिसेस के रूप में, निश्चित ही जो यौगिक प्रैक्टिस करता है, आसनों को परफॉर्म करता, आसनों का अभ्यास करता, आप देखिए हर आसन कहीं न कहीं से किसी न किसी जोड़ या मांसपेशी में लचीलापन ले आता, खिंचाव ले आता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। योग फिजिकली योग में जेंटल मूवमेंट्स यानी बहुत सॉफ्ट, मुलायम, स्लो गति होती है। योग की जो भी क्रियाएं होती, कोई बहुत फास्ट नहीं होता। एक थोड़ा प्राणायाम को छोड़ भी दिया जाए, प्राणायाम में भी बहुत फास्ट नहीं है, वो तो हमने यौगिक प्रैक्टिस के रूप में अपनाया है। कपालभाति, भस्त्रिका 2 को छोड़ दिया जाए तो योग में कभी भी कोई फास्ट मूवमेंट नहीं किया जाता। और कपालभाति भी विशेष परिस्थिति में किया जाता है। कब किया जाता है ये अभी समय मिलेगा तो हम बताएं। हर समय कपालभाति नहीं किया जाता। ये जो हमारी 6 क्रिया है उनका अंतिम क्रिया, 5 क्रियाओं को करने के बाद तब छठे पे कपालभाति। तो सामान्य रूप से ये जान लीजिए, योग जो है जेंटल मूवमेंट यानी स्लो क्रियाओं का, स्लो गति से करने वाली एक्सरसाइजेस का एक समूह या कहिए एक पद्धति है। अब ये क्या और करता है? जब भी यौगिक अक्सर आप यौगिक आसनों को परफॉर्म करेंगे, आपका पोस्चर, आपकी आकृति परफेक्ट बनाता है, बहुत संतुलित बैलेंस बनाता है।
वृक्षासन का कार्य ही है शरीर को संतुलन की स्थिति प्रदान करना। आजकल जितने भी शो बिजनेस हैं, चाहे मॉडल्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, मॉडल्स, ये सभी योगा की शरण में आ चुके हैं। अपने बॉडी को परफेक्ट बनाने के लिए ये सभी यौगिक एक्सरसाइजेस करते हैं। तो यौगिक एक्सरसाइजेस आपकी बॉडी को, परफेक्ट पोस्चर को, जो हमारी महिलाएं हैं घरों में बैठे बैठे टीवी देखते देखते डी शेप हो गई हैं, उनका शेप, शरीर की आकृति बिगड़ गई है, वो अपने यौगिक प्रैक्टिसेस से अपने फिजिकल फिटनेस को बना सकती हैं, कोर स्ट्रेंथ, कोर मसल्स को, सारे सिस्टम को सही कर सकती हैं, अपने बॉडी पोस्चर को सही कर सकती हैं, अपने स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी उसकी सुरक्षा कर सकती हैं। आप कंप्यूटर पे बैठ के देखिए, टीवी बैठ के देखने वाले अगर ध्यान न दें, मोबाइल फोन पे जो घंटों बात करते हैं ध्यान न दें, तो उनका पोस्चर, उनका स्पाइन गड़बड़ा जाता है। अक्सर ऐसे लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि हमेशा ये झुके झुके ये देखते देखते घंटों घंटों। तो ये प्रॉब्लम्स जो मॉडर्न लाइफ की आ जाती है, ये इसको हमारे यौगिक एक्सरसाइजेस जो हैं वो इनके माध्यम से मसल्स को स्ट्रेंथ करके हम अपने स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी को प्रोटेक्ट या सुरक्षित कर सकते हैं। जोड़ों के बात तो मैंने बता ही दिया। सारे यौगिक एक्सरसाइजेस, सारे आसनास में आपके जोड़ों की भी एक्सरसाइज होती है, खिंचाव होता है, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, रेंज ऑफ मोशन बढ़ता है। जॉइंट्स का जो मोड़ है, ये अभी इतना ही मोड़ रहा है, प्रैक्टिस के बाद ज्यादा मोड़ने लगे, तो रेंज ऑफ मोशन, गति का जो है रेंज यानी क्षेत्र है। विशेष करके आर्थराइटिस जैसे जिनको घुटनों में होता है, पीक पे पहुंच गया उसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको आर्थराइटिस शुरुआत हुई है तो आपके पास यौगिक एक्सरसाइजेस का अगर संतुलित और नियंत्रित प्रैक्टिसेस आप करते हैं तो आपको आर्थराइटिस का भी आपको धीरे धीरे दूर कर सकते हैं। ये मॉडर्न लाइफ डिजीज भी है, हेरिडिटी से भी आती है, दिन भर घर में बैठे बैठे एक दो कमरों में चलते चलते बाहर नहीं टहलना, ये भी मॉडर्न लाइफ डिजीज में ही आती है। विभिन्न प्रकार के शरीर में जो दर्द हैं, बैठे बैठे टीवी देखने का, कार्य न करने का, जब आप कार्य नहीं करते हैं तो आपके शरीर के अंग जो होते हैं अक्षम हो जाते हैं। कभी कोई बड़ा कार्य कर लिया, बहुत सारे दर्द हो जाते हैं, तो इन दर्दों को रिलीव करने का यौगिक एक्सरसाइजेस करते हैं। यौगिक एक्सरसाइजेस के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट होता है। सॉरी, ऑडियो ऑफ हो गया था, मुझे लग रहा। आवाज जा रही है? जी सर। हाँ, शरीर के विभिन्न अंगों में हमारा रक्त संचरण तेज होता है। उन अंगों में जहाँ पे हम बैठे बैठे सामान्य रूप से एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, हमारा हार्ट रेट सही हो जाता है, ब्लड प्रेशर सही होगा, हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर हो, अगर आप यौगिक अभ्यास करेंगे, मैं ये नहीं कहता 100% सुधार हो जाएगा, लेकिन ये काफी नियंत्रित कर सकते हैं इसके माध्यम से। और इन सब के साथ मैंने ये कोलेस्ट्रॉल, जब आप यौगिक प्रैक्टिसेस करेंगे विभिन्न आसना, तो आपके कोलेस्ट्रॉल पे भी कंट्रोल आता है, जो हार्ट अटैक का प्रमुख कारण बनता है। और विभिन्न स्टडीज, विभिन्न अध्ययन हुए हैं जिसमें से यौगिक प्रैक्टिसेस के माध्यम से 23 से 27% कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो आपका लो ब्लड शुगर वाला है वो कम हो जाता है। एलडीएल, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो है लिपिड, वो कम किया गया। ये अध्ययन से, एक बार नहीं कई बार ये अध्ययन से पाया गया कि ये सत्य होता है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे यौगिक, तो आपका कॉर्टिसोल हार्मोन जो है, ACTH, जो एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीजन करता है, वो भी शांत, उसको एक लिमिट में करता है। और कॉर्टिसोल जब ज्यादा उत्पन्न नहीं होगा तो आपका मन प्रसन्न रहेगा। एंडोर्फिन हार्मोन आप में ज्यादा होगा, कॉर्टिसोल एंडोर्फिन को दबाता है, कॉर्टिसोल कम होगा, नेचुरली एंडोर्फिन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, ये आपको खुश रखेगा। जैसे आप लोग देखते हैं कि बहुत लोग हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो उसके अंदर एंडोर्फिन हार्मोन जो है ऑटोमेटिक वो पैदा हो रहा, किसी न किसी कारण से, चाहे उनके खान पान की शैली हो, चाहे उनके व्यायाम की शैली हो, वो तो उनकी लाइफ की स्टडी करने से पता चलेगा, लेकिन वो चूंकि हार्मोन वो उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हमेशा प्रसन्न और खुश रहेंगे। वो खुश रहेंगे तो फैमिली मेंबर खुश रहेंगे, फैमिली तो सोसाइटी,
और सारे लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं तो वहाँ भी। तो यौगिक एक्सरसाइजेस से सारे सिस्टम, जैसे मैंने बताया, उसके अलावा नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्र, निश्चित ही मेडिटेशन से। मेडिटेशन तो सारे सिस्टम को काम करता है, शांत करता है। और इसके बाद सबसे यौगिक प्रैक्टिसेस का सबसे बड़ा काम क्या है फिजिकली का? गुड स्लीप, क्वालिटी स्लीप। आधे रोग डिप्रेशन में जाना या मॉडर्न लाइफ का जो देन है, ये स्मार्टफोन, टीवी, इन सब के कारण हमारे यहाँ घर में बहुत सारे लोग, विशेष करके महिलाएं, क्योंकि सारा काम करके थक जाती हैं। कई बार आप देखेंगे इतना थक जाएंगी आपको नींद नहीं आएगी, तो आपको गुड स्लीप नहीं मिलता है। आप थकी भी रहेंगी तो आपके मन में ये चिंता रहेगी सवेरे 4 बजे या 5 बजे उठ के उनका टिफिन तैयार करना, उनका चाय तैयार करना, उनको स्कूल भेजना, तरह तरह की समस्याएं। तो ऐसी स्थिति में जब आप एंजाइटी में सोएंगी, स्ट्रेस में सोएंगी, तो आपको गुड स्लीप नहीं मिलेगा, क्वालिटी स्लीप नहीं मिलेगी। जब आप अच्छी तरह से सोएंगी नहीं, जब आप अच्छी नींद लेंगी, तभी आपके शरीर के अंदर की जो टूट फूट है, मेंटेनेंस है, वो अच्छी प्रकार होता है। और अच्छी प्रकार से जब मेंटेनेंस नहीं होगा तो ओवरऑल आपका इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ाएगा, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होगा। तो थ्रू यौगिक एक्सरसाइजेज हम अपने सारे जो ये क्रिया सब करते हुए, बताते हुए, हम ओवरऑल अपने बॉडी को बॉडी की इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा तंत्र को बूस्ट करते हैं, बढ़ाते हैं। और ये जान लीजिए दुनिया में कोई दवा, कोई कुछ ऐसा नहीं जो आपके शरीर के रोग को दूर करे। शरीर में जो कुछ भी होता है, शरीर उसकी मरम्मत स्वयं करता है, शरीर उसको दूर खुद ही करता है। दवाएं सिर्फ ये करती हैं, जो हम एंटी बैक्टीरिया वाले लेते हैं, एंटीवायरस की दवाएं लेते, ये बाहरी वायरस, बाहरी बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा हो जाती है, उनको नियंत्रित करते हैं। बाकी लड़ने के लिए हमारे पास व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स हैं, हमारे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना, श्वेत रक्त कणिकाएं, जो इनका कार्य ही यही है कि शरीर में जो भी एलियन या बाहरी तत्व घुसे, वायरस, बैक्टीरिया, उनसे मुकाबला करें। चूंकि बाहरी तत्व ज्यादा जब संख्या में हो जाते हैं, तब हमको बाहरी दवाएं लेनी पड़ती हैं उन बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए। चोट कट फट जाता, कुछ भी होता है, टूट जाता है, सिर्फ आप सपोर्ट देते हैं, पेन किलर लेते हैं, विटामिन, ये सब खा के आप मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। बाकी मरम्मत का कार्य शरीर अंदर स्वयं करता है। तो शरीर जो है स्वयं का सबसे बड़ा डॉक्टर है, सबसे बड़ा योगी है, सब कुछ है। हमको सिर्फ उसको उसके हिसाब से चलने देना चाहिए। और बाहरी जो ये मॉडर्न लाइफ के जो भी परिणाम, दुष्परिणाम है, उनसे थोड़ा सा बचने की या बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये योग का फिजिकल हुआ। अब हम थोड़ा शॉर्ट जल्दी करेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है समय ज्यादा हो रहा है, ज्यादा लंबे समय पे लोग उबने लगते हैं। तो ये फिजिकल आपका एस्पेक्ट मैंने बताया, योग जो है मॉडर्न लाइफ के जो दुष्परिणाम उस पर कैसे प्रभाव डालता है। और आपको, यानी यहाँ पे हम पार्टिकुलर वुमेन की बात कर रहे हैं, तो उनको कैसे कॉप अप करने के लिए, लड़ने के लिए प्रेरित करेगा। अब मेंटली आ जाता है, योग जो है, योग के व्यायाम या मेडिटेशन कैसे मानसिक रूप से, जैसे अभी हमारे डॉक्टर महेंद्र मणि जी ने कहा, हाँ, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तभी हम स्वस्थ विचार करेंगे, अच्छे विचार उत्पन्न होंगे जिसको हम प्रयोग करके अच्छा कार्य करेंगे। मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है तो अच्छे विचार नहीं आएंगे। तो अच्छे विचार के लिए स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ मस्तिष्क के लिए मस्तिष्क का घर यानी शरीर। हमारे शरीर के किसी के हिस्से में पेन है, रोग है, कोई रोग, दर्द हो रहा, तो हम स्वस्थ मस्तिष्क नहीं रख सकते। और स्वस्थ शरीर के लिए, देखिए मैं उल्टा चल रहा हूँ, अच्छे कार्य करने के लिए अच्छे विचार, अच्छे विचार उत्पन्न करने के लिए अच्छा मस्तिष्क, अच्छे मस्तिष्क के लिए अच्छा शरीर, अच्छे शरीर के लिए हमारा अच्छा वातावरण, इमीडिएट वातावरण, यानी जहां रह रहे हैं, घर, कमरे की स्थिति, टेबल की स्थिति, परिवार। थोड़ा सा आगे निकलेंगे हमारा आस पड़ोस, थोड़ा और आगे निकलेंगे समाज, राज्य, मतलब ये सब भी स्वस्थ होने चाहिए। तो मेंटली कैसे? रेगुलेटिंग ब्रीथ में यौगिक एक्सरसाइज क्या करते हैं, हमको हमारे ब्रीथ यानी श्वसन तंत्र को रेगुलेट, नियमन करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने एंजाइटी, चिंता, दुश्चिंता को काम, शांत करते हैं। हम अपने तनाव को रिलीव करते हैं।
कंसंट्रेशन के माध्यम से, किसी चीज एक पे ध्यान देकर माध्यम से हम यौगिक एक्सरसाइजेस का सहारा लेते हैं। विभिन्न तरह के प्राणायाम आपको मालूम है, नाम अनुलोम है, विलोम है, और आपका भस्त्रिका है, कपालभाति है, भ्रामरी, शीतली, बहुत सारे, उज्जाई, प्लावनी, ढेर सारे प्राणायाम है। तो ये सारे प्राणायाम मिलके आपको, इनके द्वारा आप अपने मस्तिष्क को काम ठंडा रख सकते हैं, जिसमें शांत मस्तिष्क में शांत और जैसा अच्छा विचार चाहेंगे वो उत्पन्न होगा। माइग्रेन का दर्द यहां तक देखा गया है, माइग्रेन मेडिटेशन के द्वारा, यौगिक एक्सरसाइजेस के द्वारा माइग्रेन के दर्द पे भी कमी पाई गई है, नियंत्रण किया गया। ये विज्ञान ने प्रूव किया है। इसको याददाश्त बढ़ती है, मेमोरी इंक्रीज होती है। बहुत सारे जगहों पे बच्चों को यौगिक एक्सरसाइजेज और मेडिटेशन कराया जाने लगा, जिनके ऊपर पढ़ाई का बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात पीस ऑफ माइंड, मस्तिष्क में शांति प्राप्त करना, फिजिकल, मेंटल। तीसरा में स्पिरिचुअल, यौगिक एक्सरसाइज हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, मॉडर्न लाइफ के जो दुष्परिणाम है कैसे दूर करता है। फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, अब स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल क्या होता है? माइंडफुलनेस को प्रमोट करता है। जब हम मेडिटेशन करेंगे, त्राटक करेंगे, योग में बहुत सारी चीजें हैं, उसमें त्राटक भी आता है। सामान्य रूप से आप समझिए किसी पॉइंट पे आपको लगातार देखना, त्राटक भी आता है। तो ये सारे जो हम करते हैं, इससे हम माइंडफुलनेस लाते हैं। माइंडफुलनेस लगा मतलब हम जिस जगह पे बैठे हैं, जिस परिस्थिति में बैठे हैं, शांत होके सिर्फ उसी के बारे में सोचें। ये सामान्य बात नहीं है, ये बहुत ही कठिन बात है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक के बाद सैकड़ों हजारों ख्याल आते रहते हैं। तो जैसे हम सिर्फ सांस लें तो सिर्फ सांसों पे ध्यान दें कि सांस ये ले रहे हैं, यहाँ से सांस जा रही है, ये आ रही। आप 5 मिनट करके देखें, या आप महीनों करेंगे, सालों, तो आप धीरे धीरे इस पे नियंत्रण पाएंगे। तो जब सिर्फ एक चीज पे आप सोचने लगेंगे, यानी आप माइंडफुलनेस, आपका माइंड अवेयर हो जाएगा वर्तमान के प्रति, या सिर्फ उसी क्रिया के प्रति, दूसरे विचार, दूसरे भाव ना आए। तो स्पिरिचुअलिटी कब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे? जब आपका माइंडफुलनेस हो जाएगा। यानी ये प्रमोट करता माइंडफुलनेस को, अवेयरनेस को, कॉन्शियसनेस को। माइंडफुलनेस का मतलब कॉन्शियस, चेतन अवस्था। ये जब आपको उपस्थित हो जाएगा तब, और ये थ्रू मेडिटेशन होता है। योग में जो मेडिटेशन है, ध्यान है, यही माइंडफुलनेस की तरफ ले जाती है। तब आपकी आत्मा एक सामान्य भाषा में जो साधु संत कहते हैं परमात्मा से मिलना, वो चीज हो जाती है। मतलब आप अपने इस दुनियादारी के परेशानी से, माह माया से आप अलग हटके, शरीर छोड़ना नहीं, आपका परमात्मा जो भी हो, भगवान हो, गॉड हो, या आपका पुत्र हो, पुत्री, जिसपे एक, या वर्क हो, जिसपे भी आप एक ध्यान देना चाहें, आप उस पे ध्यान देके आप अपने को उससे जोड़ लीजिए। अगर आप पूजा कर रहे हैं, सिर्फ पूजा पे, सिर्फ एक भगवान पे ध्यान दें। आपके पूजा के उसमें कई, देखिए कई आप मूर्तियां, कई तस्वीर रखते हैं, तो कैसे आप एक चीज पे कंसंट्रेट करेंगे? किस भगवान पे कंसंट्रेट करेंगे? एक मंदिर में तो आप राम भी रखें, हनुमान भी रखें, और भी लक्ष्मण सीता, कई चीजों को आपने रखा। ये किसी की आस्था पे चोट पहुंचाने वाली बात नहीं है, लेकिन इसीलिए हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं। हनुमान जी के एक ही आराध्य हैं, उनके बहुत सारे आराध्य नहीं हैं, इसीलिए वो सुप्रीम है, वो अलग है। सेम इसीलिए तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी हम बढ़ते हैं। ये मोटा मोटा मैंने योग से बताया कि आप किस तरीके से आप मॉडर्न लाइफ के दुष्परिणामों को आप किस तरह से कॉप अप या उससे दूर रख सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ और संरक्षित रख सकते हैं। और थोड़ा सा मैं स्पोर्ट्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपके टॉपिक में स्पोर्ट्स हैं। स्पोर्ट्स के बारे में आप लोग बहुत सारी चीजें पहले से जानते हैं। खेल तो जो है, खेल और कूद, इसके साथ आप सामान्य रूप से व्यक्ति जिक्र करता है। ये व्यक्ति की नैसर्गिक और बेसिक क्रियाएं हैं। किसी भी जानवर के बच्चे को जिसको सिखाया ना गया, किसी भी मनुष्य के बच्चे को आप छोड़ दीजिए माँ के गोद से निकलने के बाद, और कुछ नहीं करेगा, उसकी निगाह में खेल कूद ही होगा। कुछ भी फेंकना, दौड़ना, कूदना, यही है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो। सामान्य रूप से दौड़ना, कूदना, फेंकना, गिरना, मुंह में डालना, खेल कूद मतलब ये नैसर्गिक है, जिसको हमने आगे चल के विभिन्न नियम कानूनों में बांध के एक संगठित रूप दे दिया।
एक ऑर्गेनाइज्ड रूप जब दे दिया तो वो स्पोर्ट्स और गेम्स का नाम लेने लगा। इसमें हम लोग ऑर्गेनाइज्ड रूप से भाग लेने लगे। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का एक दुष्परिणाम ये रहा कि वही मॉडर्न लाइफ के जो थे तनाव, डिप्रेशन, चिंता उसमें भी आ गया। जब प्रोफेशनल गेम हो गया, हमको वर्ल्ड कप जीतना है, उसके लिए जान लगा के एक्सरसाइज करनी है, खाना नहीं खाना है, शरीर भले दर्द हो जाए, हारने का डर है, बेईमानी करनी है, यही मॉडर्न लाइफ के फिर उसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स को हम एज ए प्रोफेशन नहीं लेंगे। स्पोर्ट्स को ऐसा स्पोर्ट्स जिसके नियम कानून बहुत सरल हों, जब चाहे तोड़े जाए, जब चाहे बनाए जाए, ऐसे स्पोर्ट्स को अगर हम ले आएंगे तब ये मॉडर्न लाइफ जो है वुमेन को जो प्रभावित करते हैं उनको दूर कर सकते हैं, उन पे प्रभावित डाल सकते हैं। कैसे? थोड़ा सा हम डालेंगे। फिजिकली प्रभाव बताया कि मॉडर्न लाइफ में सीडेंट्री लाइफ हो गई, एक जगह बैठ के कंप्यूटर हो, मैं थोड़ा फास्ट भाग रहा हूं तो क्षमा करें, कंप्यूटर है, मोबाइल है, मूवमेंट सिर्फ किचन से बेडरूम या बहुत हुआ ड्राइंग रूम 4-4 10 फीट 20 फीट जिसका जैसा हो सामान, मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, बहुत लोगों के तो बड़े बड़े होंगे। ये मूवमेंट हो गया, सीमित हो गया, शरीर की एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो फिजिकली वो धीरे धीरे वो शारीरिक रूप से कमजोर होगा। बता स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, अब ये उस घर में उस छोटी जगह पे किन स्पोर्ट्स को, किन क्रियाओं को करें जिसकी वजह से, जैसे स्पॉट जंपिंग खड़े होके कर लिए, 10 फीट का है तो शटल रन एक स्पोर्ट्स में आता, 2 जगह रख दी, यहाँ से दौड़ गए, उसको उठाए, उसको उठाए, 2 कुर्सियां रख के गए, दौड़ के गए उस कुर्सी पे बैठे, फिर वहां से इस कुर्सी पे आए, बॉल ले लिए, बॉल ले जाके उधर रख, मैंने बहुत सारे हैं, जैसा जैसी सुविधा उस स्पोर्ट्स को थोड़ा सा नियम कानून जो है लोकलाइज, देश काल परिस्थिति आवश्यकता के अनुसार तोड़ के, तो हम फिजिकली इसको अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। शरीर के सारे जोड़ को आवश्यकता अनुसार मूवमेंट को रोटेट करके, स्ट्रेच करके, व्यायाम करके, और जब थोड़ा स्पोर्ट्स का रूप देते हैं अच्छा लगता है। जब 2 लोग खेलते हैं कंपटीशन की भावना आती है, बोरियत होगी तुरंत नेचर चेंज कर देंगे, बॉल की जगह कुछ और करेंगे, दौड़ेंगे, छुपम छुपाई पहले हम लोग बचपन में गांव में खेलते थे, या शहरों में भी खेला जाता है, लुका छिपी, जो भी पॉसिबल हो। तो फिजिकली और मेंटल सेम है। फिजिकल एजुकेशन, अभी हमारे, फिर मैं नाम लूंगा डॉक्टर महेंद्र मणि द्विवेदी जी का, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास। तो जब हम फिजिकली अपने को स्पोर्ट्स की एक्टिविटी से फिट कर देंगे तो मेंटली होंगे ही। और वैसे मेंटली गेम करने के लिए जब कैरम खेलेंगे तो कैरम में थोड़ा मूवमेंट भी होता है और मानसिक रूप से, चेस, शतरंज हो गया, लूडो हो गया, ये सारी मोबाइल पे नहीं। देखिए फिर मोबाइल पे जाएंगे तो फिर सेडेंट्री लाइफ। ये आप रियल कैरम लीजिए, रियल आप जो है चेस लीजिए, रियल आप चीजें, और भी छोटे से गम में 10 फीट पे बहुत जगहों पे आप देखिए तो वो चौक से खींच के लंगड़ी कूदना, ऐसे बहुत सारे खेल होते हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो सेम उसी तरह मेंटल, आप व्यावहारिक रूप से, मानसिक रूप से जो भी चाहें आप चेस के द्वारा, अन्य चीजों के द्वारा, पहेली पूछ के, बहुत सारे स्पोर्ट्स के माध्यम से आप मानसिक विकास कर सकते हैं। मस्तिष्क में जो पूरे उस 1-2 कमरे 4 कमरे के घर में डेली रूटीन से जो एक रास्ता, एक रूपता आई है, उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। सोशल, स्पोर्ट्स से ज्यादा सोशल कुछ नहीं होता। कारण फुटबॉल का मैच हो रहा है, उसमें आप देखिए सोशलाइजेशन कैसे हो रहा, कोई खिलाड़ी अकेले बॉल लेके नहीं भागता, वो दूसरे को पार देता है, दूसरा मांगता, तीसरे, यानी कोऑपरेशन, सहयोग, जो आपको बहुत जरूरी है। अकेले वहां नहीं कर रहा, गिर गया तुरंत उठाता है, फॉल्ट हुआ, सीटी बजी, तुरंत डिसिप्लिन में तुरंत हाथ उठाता है। जीतने पे, जैसे अभी फिर मैं जिक्र करूं, डॉक्टर महेंद्र मणि जी ने, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, हार गए तुरंत दुखी नहीं होकर बैठ नहीं गए, तुरंत उठ के खड़े हुए, फिर तुरंत लेके बॉल, 10 गोल हुआ, 20 गोल हुआ, बुरी स्थिति हो गई, लेकिन कोई मैदान छोड़ के भागता नहीं। ये सब सोशलाइजेशन के गुण है। जीत गए, उद्दंड होके नाचने नहीं लगे, करते हैं लिमिट में, लेकिन सबसे पहले विपक्षी से हाथ मिलाते हैं, कंसोल करते हैं, फिर आप खुशी कूद कर। तो सोशलाइजेशन के बहुत सारे गुण हैं जो स्पोर्ट्स के माध्यम से हम डेवलप कर सकते हैं। जो हमारे घर के अंदर दूरी आ गई, घर के अंदर 4 लोग हैं, चारों मोबाइल लेके कोने में बैठे हैं, कोई टीवी पे बैठा, एक दूसरे से के लिए उनको बुला के कमरे में बंद कर दीजिए, वो आपस में जिक्र करें एक दूसरे का, एक छुआ छुपम जो एक कमरे में ही करें, एक दूसरे को हाथ बढ़ा के कोई चीज,
जो भी पॉसिबल है उस एरिया में वो अगर उसको अपनाएं तो स्पोर्ट्स के माध्यम से इमोशनल, वही हार जीत, चोट लग गई, किसी ने पैर मार दिया खेल में तो गाली नहीं देता है, उल्टा सॉरी बोलता है, गिराने वाला भी और गिरने वाला भी। हार गए तो चुपचाप नहीं बैठ जाते हैं, जीत गए तो और कुछ नहीं करते हैं। चोट लग गई तो गाली नहीं देंगे, अंपायर ने गलत आउट दिया जान के भी आप स्वीकार करके चले जाते हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल रखते हैं। स्पोर्ट्स इकोनॉमिकल भी करता है। एक खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी है, बाहर खेलेगा, जॉब पाएगा कोचेस का, बहुत सारी टीमों से खेलते हैं, कहीं न कहीं से अर्थ पैसा कमा के घर में ले आएंगे। अर्थ एक बहुत बड़ा जड़ है मॉडर्न लाइफ में। जब महिला भी कमा के कहीं कहीं से खिलाड़ी के रूप में लाएगी, महिला का घर में सम्मान होगा, आशाएं लोगों की पूरी होगी, महिलाओं के ऊपर बाकी कार्यों का बोझ कम डाला जाएगा, घर का या अन्य चीजों का, तो कहीं न कहीं से वो घर की सुख समृद्धि संपन्नता की तरफ बढ़ेगा। प्रोफेशनल जैसे बताया स्पोर्ट्स में, तो घर में थोड़ा कम उपयोग हो, प्रोफेशनल खिलाड़ी हो, बाहर जाए, उसका घर की वृद्धि के लिए काम करे। इस दृष्टि को रख के बहुत सारे देशों में मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, हंगरी है, पोलैंड, वहाँ स्पोर्ट्स को कल्चर के रूप में भी रखा गया है। हमारे गांव में भी प्राचीन काल में, याद रखिए बहुत प्राचीन काल नहीं, हम तो 30-35 साल का याद कर रहे हैं, पहले गांव में खेत खलिहान जोत के बदी कबड्डी दुनिया भर के नाम से शाम को इकट्ठा होकर खेलते थे, कल्चर बनाए रहते थे, जरूर खेलते थे संस्कृति में। आज भी होली में जो लठ मार होली, ये सब एक स्पोर्ट्स का ही रूप है, एक संस्कृति कल्चर के रूप में है। जब हम कल्चर के रूप में खेल को डाल देंगे, कल्चर मतलब हर कुछ दिन पे, हर कुछ समय पे, ये होली दिवाली त्योहार हमारे कल्चर हैं, उसी तरह खेल को भी जब हम, पतंगबाजी क्यों कल्चर है, हर खिचड़ी हर मकर संक्रांति पुड़ा जाता है, तो कुछ खेलों को भी हम कल्चर में डालेंगे तो उन दिनों पे हम अवश्य वो खेल खेलेंगे। खेलों को एजुकेशन में डाल दिया जाए, जब खेल हम शिक्षित होते हैं, हम तो सब पढ़ाते हैं बच्चों को कक्षा 7, 8, 9, 10, हिंदी से लेके अंग्रेजी, मैथ, गणित, भौतिक, रसायन, इतिहास, कक्षा 6, 7, 8 में देखिए सारे विषय पढ़ाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। खेल का भी एक पीरियड होता है लेकिन उसको हम कोर्स में नहीं डालते। तो जिन देशों ने एजुकेशन कोर्स में भी डाल दिया है, उन देशों के यहाँ ये स्पोर्ट्स भी इन सब सारे जो मॉडर्न लाइफ के जो भी दुष्परिणाम है उनको दूर करने में महिलाओं को, पुरुषों को या एक पूरी फैमिली को कहीं न कहीं से सहयोग देते हैं, मदद करते हैं। अब मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है धीरे धीरे लोग बोर हो जाएंगे, और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हाँ, मैं ये जरूर चाहूंगा कि कुछ मिनट अगर डिस्कशन के हों, अगर कुछ लोग चाहें, क्योंकि ये क्लासरूम टीचिंग जैसी नहीं थी, सामान्य रूप से मैंने अपने अनुभव और अपने विचार आपको सामने प्रकट किए। अगर किसी को कुछ डिस्कशन करना हो, कुछ पूछना हो, अगर मुझे जानकारी होगी तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। आवाज आ रही है सर? हाँ, अब आ गई जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने, जैसा कि हमने सोचा था आपके व्याख्यान के पहले, उससे ज्यादा अच्छा आपने व्याख्यान दिया, और ये 1-1.5 घंटा कैसे व्यतीत हो गया, ये जब आपने अंत में जो शब्द बोले हम लोगों ने घड़ी को देखा तब लगा कि 1-1.5 घंटे व्याख्यान के हो गए। बड़े ही सरल सहज ढंग से आपने बातचीत के लहजे में अपनी बात बताई, और निश्चित ही हमारी छात्राएं और जो हमारी महिला प्राध्यापक यहाँ हैं, इसके साथ साथ हम सब के लिए आपका व्याख्यान बहुत ही लाभदायक रहा है। मैं चाहूंगा कि 5-10 मिनट अगर हमारी कुछ छात्राएं या हमारे अन्य कोई पार्टिसिपेंट इस अवसर का लाभ उठा के आपसे कुछ चर्चा करना चाहे तो स्वागत है, प्रश्न आमंत्रित है। कोई भी? हाँ भाई साहब, जी आरपी गुप्ता बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ सर, बताएं, सुन रहा हूं मैं। हाँ भाई साहब, ये पतंजल का योग जो है जी, और बाबा रामदेव के योग में क्या अंतर है?
देखिए, मैंने अभी आपको एक 2-4 लाइनें बताई थी कि योग के शब्द के बारे में 1500 BC में पहली बार लिटरेचर में पाया गया, जो कहीं से भी मिला है। और ये धीरे धीरे विभिन्न रूपों में विभिन्न व्यक्तियों से होता हुआ, व्यक्तियों से मतलब साधु संतों से होता हुआ अपना स्वरूप बदलता हुआ। निश्चित ही है कि अगर मैं किसी चीज को कहीं से लेके अपने रूप में दूसरे को दूंगा तो मेरे व्यक्तित्व को परिलक्षित करेगा, मूल रूप में वह धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगा। तो उसी तरह जैसे आपके योगी आदित्यनाथ जी का भी जो स्थान है गोरखपुर है, महंत अवैधनाथ जी से पहले शुरुआत से लोग कहते हैं महंत मच्छिंद्र नाथ जी थे, उनका भी अपना था। तो ये धीरे धीरे स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूं, पिन पॉइंट प्रश्न पे, कि पातंजलि के योग और बाबा रामदेव के योग में क्या अंतर है। अब ये प्रश्न थोड़ा सा अगर बहुत विस्तार से होगा तो समय ज्यादा लग जाएगा। बाबा रामदेव जी का योग जो बाबा रामदेव जी ने सीखा है, जानते हैं आप, उसके बारे में कह रहे हैं, या बाबा रामदेव जो मास या पब्लिक को दे रहे हैं उसको आप योग मानते हैं? ये दो अंतर है। पातंजलि का योग एक अभी तक हम लोगों के जानकारी में जो है बहुत ही श्रेष्ठ और कुछ न कुछ मूल रूप में उपस्थित चीजें हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, पतंजलि जी का कहना था कि योग क्या है, ये चित्त जो है हमारे मन, हेलो, जी जी सर, कैरी ऑन सर। हाँ, जी हमारा मन जो है, जिसको हम मन कहेंगे, बहुत लोग माइंड, मन, चित्त कहते हैं, ये बहुत चंचल होता है। इसकी वृत्ति क्या है? इधर उधर घूमना, सोचना, एक चीज पे स्थिर नहीं रहना। तो इसी को नियंत्रित करना एक लाइन में, और ये कैसे होगा? मेडिटेशन से होगा। मेडिटेशन कैसे आएगा? ध्यान, किसी बच्चे को जरा बैठा दीजिए या आप ही बैठ जाकर इसे सोचिए, कतई नहीं सोच पाएंगे। सिंपल आपको हम एक आसन दे दें, अब देखिए मेडिटेशन की शुरुआत आसन से होनी चाहिए। कैसे? बहुत सिंपल आसन दे दें, ताड़ासन करो। जब आप ताड़ासन करके ऊपर खींचेंगे, लड़खड़ाएंगे, आपका ध्यान कहाँ, स्कूल कॉलेज कहीं पे नहीं है, आपका ध्यान रहेगा यहां से। मेडिटेशन शुरू हो जा रहा है, कहाँ ध्यान रहेगा? आपके पैरों पे। आप गिरे ना, बचें, गिरे बचें। जिस समय आप सर्पासन भुजंगासन करते हैं, ऊपर खींचते हैं, आपका पूरा ध्यान आपके कमर, पीड़ा, खिंचाव पे आ जाता है। ये मेडिटेशन की शुरुआत है। सामान्य बैठ के आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। तो पतंजलि जी जो ने व्यवस्थित रूप से एक साहित्यिक ढंग से उन्होंने किया। लेकिन पतंजलि जी के योग को अगर आप पूर्णतः शुद्ध रूप में पढ़ना चाहेंगे तो हमको लग रहा है कि हमारा एक जीवन कम पड़ेगा। अगर शुद्ध रूप से यम, अब एक अष्टांग योग के एक यम को उठा लें, अब 5 यम हैं, अब हम उनके, अच्छा इनके भी पहले, आसन से पहले हमको षटक्रिया करनी पड़ेगी, शुद्धि करनी। षटक्रिया क्या है? सबसे पहले आपको मालूम है, नेति, पूरे नासिका मार्ग को साफ करना, वस्ती, मुंह से पेट अमाशय को साफ करना, धौती, पोछा लगाना। आप कपड़े को निगल के आपके अमाशय में जैसे कमरे पे पोछा लगाया जाता है, आप पोछा लगाएंगे। वस्ती यानी नीचे नमक गर्म पानी पी के आप अपना उसको क्या कहते हैं, उसको घुमाइए, पेट को नौली टाइप कुछ भी करिए, जिससे पेट के निचले रास्ते से आपको, स्टूल के रास्ते से आपको वो पानी उस कलर का निकले जो पानी आप पी रहे हैं। ये तीसरी क्रिया हो गई। इसी तरह फिर आपका नेति, धोती, वस्ती, इसके बाद फिर आ जाता है त्राटक। त्राटक में आंखों की शुद्धि करते हैं। उसी तरह फिर कपाल भाती। कपाल भाती क्यों करते हैं? हमने पहले बोला था, कपाल भाती जब भी आप नेत वेत करते हैं, नाक में पानी न रह जाए, वो कहीं मस्तिष्क में न चढ़ जाए, इसलिए कपाल भाती तेज तेज करते हैं, निकल जाए। तो जब हम अष्टांग योग के पतंजलि के हिसाब से चलेंगे तब तो हमारा जीवन भी कम पड़ जाएगा। या तो हम किताबी ज्ञान लेंगे या प्रायोगिक ज्ञान लेना है। तो प्रायोगिक ज्ञान लेने के लिए हमको गुरुकुल या किसी जंगल में जाना पड़ेगा। हम यहाँ समोसा पूरी पकौड़ी खा के हम षट या सेक्स क्लीनिंग वाले से हम अपने शरीर को शुद्ध कर ही नहीं सकते। जब हमारा शरीर शुद्ध नहीं हुआ तो फिर हम आगे की क्रिया आसन करेंगे कैसे? कहने का मतलब बाबा रामदेव जी ने अच्छा किया या बुरा किया ये मैं नहीं कहता,
लेकिन बाबा रामदेव जी ने एक मास को प्रोत्साहित किया। मास एक बड़ी संख्या कैसे करेगी? जब आप शुद्ध रूप में कराने लगेंगे तो एक भी नहीं करेंगे, भाग खड़े होंगे। योग को, यौगिक एक्सरसाइज, उसको व्यायाम बना दिया। जब आप व्यायाम बनाएंगे, भुजंगासन करते समय, सामान्य सूर्य नमस्कार के हर आसन में श्वास की क्रिया भी महत्वपूर्ण है, लेकिन श्वास की क्रिया के साथ जब मास में कराते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उस पर श्वास के हिसाब से 30 सेकंड 1 मिनट रुकाएंगे तो टूट जाएगा, गिर जाएगा। तो वो कॉमन बनाने के लिए, आंदोलन बनाने के लिए कि व्यक्ति और कुछ न सही, सही गलत कुछ भी बैठ के कपाल भाती उन्होंने कर दिया, ये कपाल भाती ये नहीं है वास्तविक शुद्ध रूप से, लेकिन शुद्धता बताएंगे तो बहुत कम लोग कर पाएंगे। सामान्य रूप से बैठा के हजारों में कराना शुरू कर दिया, सब लोग करने लगे। अब ये एक्सरसाइज व्यायाम के रूप में हमारे फेफड़े को, हमारे पेट को, ट्रैकिया को, नासिका को कहीं कहीं से साफ कर रही है, लाभ दे रही है। तो हम कोई भी व्यायाम करेंगे उसका लाभ तो मिलेगा ही सभी रूपों में। तो बाबा रामदेव जी ने उसकी शुद्धता को एक किनारे रख दिया और जनता को ज्यादा से ज्यादा जनता कर पाए, तो ऐसे लिए उसको एक थोड़ा सरल रूप, मूल रूप से हटके सरल रूप में प्रस्तुत किया, जिससे सामान्य जनता भी सीख सके। जहाँ आज संस्कृत क्यों बहुत कम बोली और नष्ट हो रही है, हम ये मानेंगे कारण उसको, उसके सरलीकरण पे बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। उसके सरलीकरण पे वो अब भी क्लिष्ट है। हमारे पुराने गुरुओं ने बहुत सारी चीजों को सरल नहीं किया, उसी कठिन रूप में ही देना चाहा। धीरे 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 जन सामान्य की भाषा नहीं बन पाई। गुप्त काल में 8वीं शताब्दी में क्यों संस्कृत वहां जन सामान्य की भाषा थी, आज नहीं है। तो उसी तरह आपका प्रश्न जो ये है, हमारे जानकारी में, हमारे अध्ययन के अनुसार पातंजलि योग से बाबा रामदेव का योग अलग है, क्योंकि बाबा रामदेव का योग सामान्य जनता के लिए है और पातंजलि योग, योग के छात्र, योग के बारे में जो बहुत रुचि रखता हो, योग के छात्र में माने अध्यापक बनना चाहता हो, शुद्ध चीज ग्रहण करना चाहता हो, उसके लिए है। उसके लिए उसको बहुत ज्यादा समय चाहिए। ये हमारी जानकारी। सर जी, हाँ सर। एक निवेदन और है। हाँ हाँ बताएं। बाबा रामदेव कई ऐसे रोगों की गारंटी लेते हैं जी कि हम 1 सप्ताह, 15 दिन, 1 महीने में ठीक कर देंगे। जी। तो क्या ये सत्य के नजदीक है कि केवल विज्ञापन है? देखिए, अगर हम ये कहें कि अगर ये 100% सही है तो अब तक बहुत सा मेदांता अस्पताल बंद हो चुका होता। दूसरी बात भी हम ये कहेंगे, पूर्णतः झूठ नहीं बोलते। अभी हमने बीच में आपको बताया था कि हमारा शरीर स्वयं में एक डॉक्टर है, चिकित्सक है। हमारे शरीर को, उसके अंदर छुपे रोगों, 99% रोगों को दूर करने के लिए बाहर के किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आवश्यकता क्या है, हमको अपने ऊपर विश्वास हो जाए कि हम इस क्रिया को करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। 1% इसलिए कि बाहर के बैक्टीरिया, वायरस आ गए या कोई चीज हाथ ही टूट गया तो हमको खपच्ची और प्लास्टर तो चाहिए ही नहीं एक जगह सेट करने के लिए। तो बाबा रामदेव जो कहते हैं कि 1 हफ्ते में ठीक कर देंगे, वो किस रोग के लिए कहते हैं? अगर कोई रोग प्रारंभिक अवस्था में है और उस व्यक्ति को उन्होंने विश्वास दिला दिया कि तुम ये क्रिया करो, ये कार्य करो, 10 दिन 15 दिन करो तो तुमको लाभ होगा। जब उसको विश्वास हो जाएगा, वो पूरी तरीके से करेगा, तो प्रारंभिक अवस्था के बहुत सारे रोग धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। बाकी आपने जो 2 शब्द इस्तेमाल किए, गारंटी जैसा शब्द, ये तो कभी कोई नहीं दे सकता। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर को भी गारंटी जैसा शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। बाकी अब बाबा रामदेव जी स्वयंभू हैं, वो अपना कुछ भी कह सकते हैं। उनके पास नॉलेज है, जबरदस्त नॉलेज है, जबरदस्त ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को हमारे भारत की बहुसंख्यक जनता अशिक्षित धर्म भीरु है। ये जानिए, हमारी जनता अशिक्षित, ज्यादातर जनता अशिक्षित। जिन्होंने BA MA भी पढ़ लिया है वो भी शिक्षित नहीं हैं, वो पढ़े लिखे हैं लेकिन और धर्म भीरु हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोगों को अगर आपको कोई अच्छी चीज सिखानी हो तो उसको कहीं न कहीं धर्म से, डर से जोड़ना पड़ेगा। पूजा पाठ के लिए स्नान इसीलिए आवश्यक रखा गया है
क्यों? स्नान से आपका शरीर साफ होगा, स्वच्छ होगा, तरोताजा होगा, गंदगी दूर होगी। और पूजा पाठ का स्नान से कोई मतलब नहीं है। आपका मस्तिष्क स्वच्छ है, स्वच्छ मस्तिष्क से पूजा पाठ करिए। लेकिन इसीलिए तो बाबा रामदेव जी किसी चीज की गारंटी लेते हैं, क्या लेते हैं, ये उनका है, व्यावसायिक प्रोपेगंडा भी हो सकता है। और ऑडियंस जो है, जैसे आपने ये सुना, मैंने सैकड़ों बार सुना होगा, मैं इस कान से सुन के उस कान से निकाल देता हूं, लेकिन आपने दिमाग में रखा, या हो सकता है आपके किसी परिचित ने इस पे पूरा विश्वास रखा हो। तो हर व्यक्ति का अपना अलग अलग है। जैसे यहाँ अस्पताल बहुत हैं, एम्स भी खूब चलता है, नामी है, मेदांता भी है, पीजीआई भी ढेर सारे हैं। उसी तरह मॉडर्न लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए बहुत सारी पैथीज, एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आपके आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, योग भी अब उसमें सम्मिलित हो गया है। तो योग में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बाबा रामदेव जी भी डॉक्टर हैं। तो वो क्या सोच के इन चीजों को सरल करके देते हैं, ये अब वो जानेंगे। लेकिन उन्होंने मास को प्रभावित किया, जनता को यौगिक व्यायाम। देखिए, बार बार मैं कहता हूं, मैंने ये नहीं कहा कि बाबा रामदेव जी का योग बहुत अच्छा, मैंने कहा उन्होंने यौगिक एक्सरसाइज सरल कर दिया कि बिना नियम कानून के भी अशिक्षित जनता बैठ के, मैंने क्या कहा, बैठ के फो फो करिए, ये कम से कम एक्सरसाइज तो हो रही है, फेफड़ा पिचक रहा है, पेट पिचक रहा है, नाक कान साफ तो हो रहे हैं, सीडेंटरी लाइफ बैठने के, ये लाभ उन्होंने दिया। जी, थैंक यू सर। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। ये मेरे पास एसएमएस से छोटे छोटे 2-3 सवाल आए हैं। जी 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 एक तो मेरा ही सवाल है सर, आपने अपने उद्बोधन के दौरान ये बताया जी कि कपाल भाती योग जो है वो 5 क्रियाओं के बाद किया जाना चाहिए। जी तो ये थोड़े अगर आप क्लियर कर देते सर, तो मेरी भी ये शंका का समाधान हो जाता संक्षेप में। ये जी कौन एक्चुअली, सी 5 हाँ, क्रिया है? नहीं नहीं, कपाल भाती एक्चुअली प्राणायाम में ही आता है। जी प्राणायाम को हम षट क्रिया के बाद करते हैं, ठीक है। जी आपको शुरुआत किया नेति से किया ना। जी अब नेति भी जैसे बहुत प्रकार की होती है, जल नेति, सूत्र नेति, दुग्ध नेति, अपने अपने हिसाब से। जी उसके बाद हो गया फिर धौती, ठीक है। फिर आ जी गया वस्ति, धौत। देखिए, नेति जो होता है नाक से लेके नाक के एरिया या गले के अंदर तक का। सूत्र नेति में नाक से डालते हैं और गले में से अंदर से निकाल निकाल के यूं 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 करते हैं, जी ठीक है। और उसके बाद धौती मतलब जो आमाशय होता है, पेट, उसमें हम पानी डाल के वोमिटिंग करके, जो हमारा ये टांसिल होता है, जब हम यूं करके छुएंगे तो भड़ाक से पानी फेंक देता है अगर हम पिए रहेंगे। यानी तो 3-4 बार नमक गर्म पानी पी पी के उसकी सफाई करेंगे। फिर उसके बाद आगे अतड़ियां, वहां वस्ती होता है, उसको वस्ती बोलते हैं, गर्म पानी पी पी के 3 हो गया। फिर उसके नौली करते हैं, नौली में जो दाएं से बाएं पेट को घुमाते हैं, फिर बाएं से दाएं, यानी वो पानी जो अतड़ियों में आमाशय में गया है, जब तक वो खूब हिलेगा नहीं तो उसकी दीवारों को साफ नहीं कर पाएगा। ये 4 हो गए आपके। जी 5वां है त्राटक। त्राटक में जो होता है, चाहे बहुत लोग यूं अंगूठा यूं करके अपना उसको एक पॉइंट को देखते हैं, बहुत लोग मोमबत्ती जला लेते हैं, बहुत लोग दीवार पे एक पॉइंट लगा देते हैं, जो भी जैसा जिसको सुविधा हो उसको कर लेते हैं। और 6ठा कपाल भाती। कपाल भाती का सबसे जरूरी इसलिए कपाल भाती उस समय है, कपाल भाती एक तो बैठ के ऐसे नहीं किया जाता है, वो पोजीशन होती है खड़े होकर थोड़ा जंघे पे झुक के, वो पोजीशन जो ओरिजिनल हम बता रहे हैं। एक्चुअली ये सारी चीजें जानवरों से हम लोगों ने ली हैं, बहुत पुराने, सैकड़ों हजारों लाखों साल पहले। तो कोई भी जानवर ये रीढ़ की हड्डी सीधा करके नहीं बैठता, ये तो हम आजकल करने लगे हैं। कपाल भाती इसलिए आवश्यक है 6ठे के रूप में कि जब हम सूत्र नीति, जल नीति जो भी करते हैं, जल इस नाक से डालते हैं, इधर से निकालते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ पानी की बूंदें रह जाती हैं। कभी हो सकता है कभी वो चढ़ जाए ऊपर आपके नासिका में, मस्तिष्क पे, तो नुकसान पहुंचा सकते। तो इसलिए कपाल भाती एक तरह झुक के पूरा तेज स्पीड में फेंकते हैं आप पानी, तो जिससे आपका वो पूरा जो भी जल की बूंद बूंद है सब निकल जाए। ये 6 हमारे ख्याल से 6 क्लींजिंग आपकी है, ये 6 हो गए। हाँ, ये सर बड़े अच्छे ढंग से आपने बता दिया। जी एक्चुअली मेरे दिमाग में सर इसलिए आई ये बात, जी क्योंकि मैं भी सुबह में थोड़ा बहुत योग करता हूँ, लेकिन ये जो आपने 4 पहले वाली क्रियाएं बताई जी वो थोड़ा
कठिन है और वो बिना किसी गुरु के तो नहीं किया जा सकता। जी लेकिन जैसा कि बताया आपने, रामदेव बाबा का टीवी शो देख के हम लोगों ने कपालभाति और अनुलोम विलोम करना तो प्रारंभ कर दिया। जी। तो मुझे वही लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज मैंने छोड़ दिया कपालभाति के पहले। नहीं, तो जैसे आपने जी आप नेति करते हैं, जी खेती करने के लिए किसी भी जो जानकार के पास सिर्फ एक दिन जाना पड़ेगा आपको, जी जी ये नहीं कई दिन नहीं जाना है। वो करके आपको बता देगा कुछ चीजें ध्यान रखने के लिए। जी। जब वो प्रॉपर चीजें ध्यान रखेंगे तो आपको 100% फायदा होगा। कारण ये है, ठीक अच्छा। है। और दूसरी चीज है धौती। धौती के 2 चरण होते हैं। एक तो जैसे हम घर को साफ करने के लिए झाड़ू लगाते हैं, दूसरा पोछा लगाते हैं। तो धौती में भी आप कर सकते हैं एक बार जाके। धौती में सिंपल कुछ नहीं करना है, घर पे आप भी करना चाहें। कभी भी आप कुछ गड़बड़ खा लें, हम ये आसन और योग के दृष्टि से नहीं बता रहे हैं, जी जी कि कभी भी आपको लगे पेट में डकार आ रहा है, जलन हो रही है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, नमक गर्म पानी लेने बहुत हो तो नींबू की 1 बूंद, ज्यादा नहीं, वैसे उसकी जरूरत नहीं है। नमक और गर्म पानी आप 2 ग्लास कस के पीजिए। वहां जाइए, पोजीशन थोड़ा झुक के बनाइए और इन दोनों उंगलियों से आप उस टॉन्सिल्स को छूइए। देखिए जीभ बाहर निकाल के 1-2 बार के बाद आपको पूछ रहा हूं भड़ाक से पानी निकलेगा। 2-3 बार आप करें, आपको बहुत नुकसान नहीं होगा। लेकिन उस पेट की आपके जो एसिडिटी, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमाशय में ही बनता है ऊपर, स्टमक में ही HCl जो होता है एसिडिटी। बाकी आंत में तो बेसिक मीडियम हो जाता है क्षार। जो भी अम्लता है, एसिडिटी है, एक्स्ट्रा ज्यादा है, वो आपके आमाशय में ही बनेगी। तो आप आराम से करेंगे, घर में निकल आएगा, फिर आके साफ कर लें। ये है सरल चीज। 1-2 बार जरूर किसी टीचर से पूछ लेना चाहिए, दिखा देना चाहिए कि मैं जो ये कर रहा हूँ सर सही या गलत। तो वो थोड़ा जो कमियां होगा बता देगा, तो आपको फायदा 100% होगा। फायदा अभी भी होगा। जी। हाँ, धन्यवाद सर। एक सर होशंगाबाद से मैडम सुनीता भटनागर हैं, जी उन्होंने मुझे भेजा है कि योग में और दूसरे एक्सरसाइज में क्या अंतर है। फिर से जरा बताएंगे सर, कुछ बीच में योग में और दूसरे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज में क्या अंतर है। हाँ देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं बार बार कहूंगा, प्रश्न पूछते समय इस चीज का ध्यान रखें आगे से भविष्य में, कि योग और एक योगिक एक्सरसाइज 2 अलग चीज है। अब इन्होंने योग और स्ट्रेचिंग पूछ दिया, मुझे ये लग रहा है कि इनका योग से मतलब है जो आजकल हम यौगिक एक्सरसाइज करते हैं घर में, मुझे ये लग जी रहा है। जी जी ठीक है। अब यौगिक एक्सरसाइज सामान्यतः जो शुरू की जाती है वो थोड़ा सा ब्रीदिंग के साथ शुरू की जाती है। जब भी हम कोई स्ट्रेचिंग अपवर्ड यानी शरीर को कहीं खोलते हैं, फेफड़े को फैलाते हैं, तो उस समय हम सांस को अंदर लेते हैं जिससे फेफड़ा फैल जाए, फेफड़े का भी स्ट्रेचिंग हो। और जब बॉडी को कहीं न कहीं से कर्व करके दबाते हैं, उस स्ट्रेचिंग में वापस आते हैं, तो फेफड़े वो सांस धीरे धीरे निकालते हैं। तो सामान्य यौगिक एक्सरसाइज या योग में ब्रीदिंग का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। नंबर। अब जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ये कह रहे हैं, योग में योग आसन नाम दे दिया गया विभिन्न जानवरों की पोजीशन देख के। हम जो स्पोर्ट्स में या ऐसे फिटनेस सेंटर पे जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बनाते हैं, वो हम ये देखेंगे कि हम विभिन्न जॉइंट्स का मूवमेंट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मैंने एक शब्द यूज किया था, जिन्होंने प्रश्न पूछा उसका ध्यान दें, रेंज ऑफ मोशन। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लोकल सर्विसिंग। मोशन जो होता है गति, जैसे ये आप रिस्ट है हमारा, ये रिस्ट यहाँ तक झुक रही है, ज्वाइंट। बाजार का आयन पड़ता है। रेंज ऑफ मोशन हमारा यही है, इतना है, 90 डिग्री है। फ्लेक्सिबल बनाना है तो हमको और विभिन्न तरीकों से उसको और करना पड़ेगा, और नीचे दबाना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हमारा रेंज ऑफ मोशन जो हुआ स्ट्रेचिंग के थ्रू, मैं ये कर रहा हूँ खिंचाव के थ्रू, और 90 से बढ़ के 100 हो जाएगा, 120, अपनी प्रैक्टिस के ऊपर है। जैसे उसी तरह पीछे भी मान लीजिए 45 डिग्री तक ही जा रहा है, तो ये हम प्रैक्टिस कर करके और इसको 55-60 कर सकते। उसी तरह सारे
जॉइंट्स के हैं, नी है, शोल्डर है, हिप है, स्ट्रेचिंग पैरों को फैलाते हैं, ग्लूटियस में ये स्ट्रेचिंग स्पोर्ट्स पर्पस से की जाती है। योग में आसन जो आ जाता है चीजें वही रहती हैं। योग में एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने कहा था जेंटल मूवमेंट, वहां की एक्सरसाइज जरूरी नहीं है कि जेंटल हो स्पोर्ट्स की, वो प्रॉपर वार्मिंग अप के लिए की जाती, शरीर को गर्म करने के लिए। स्पोर्ट्स में जो हम स्ट्रेचिंग करते हैं उसका कहीं न कहीं से एक उद्देश्य होता है, मेन क्रिया के लिए तैयार कर रहे हैं, बॉडी को वार्म अप कर रहे हैं। लेकिन योग में मूवमेंट स्लो होता है, अपने को हम काम डाउन कर रहे हैं और जानवरों को देख के करते हैं। सांप किस तरह बिना सांप स्पाइनलेस होता है, किस तरह फन उठाता है। आप कोई भी आसन लीजिए, सब जानवरों के नाम पे है, कैट, कायू, मयूर, आपका भुजंग, सांप, बकरासन, सब वो जानवरों को देख के। क्यों कि जानवरों को जो हमारे ऋषि मुनियों ने देखा, वो जानवर है कैट है, कैट किस तरह से पोजीशन बनाई है, फिर वहां से जंप ले रही है। कैट के तो कमर ही नहीं है, वो बहुत चपल है, फुर्तीली है, पेड़ पे भी चढ़ जाती, सब कुछ। तो उन्होंने प्रयास किया कि व्यक्ति को जब कैट पोज में अगर वो बार बार प्रैक्टिस करे, देखा गया है, आप भी करिए, आपकी वेस्ट कमर कम होगी और आपके स्पाइन जो है सॉफ्ट बनेगा, बॉडी सिकुड़ेगा, आप में फुर्ती आएगी। उसी का उल्टा काऊ हो जाता है, गाय का पेट ऐसे लटका होता है, तो फिर जब आप काऊ पोज उल्टा करेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो होती है ऊपर से ऐसे होगी, गर्दन यूं खुजे, कैट में यूं होता है। तो उनको जानवरों को देख के उन्होंने किया, उन्होंने बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन, सांप को देखा, मयूर को देखा, उसी तरह सूर्य नमस्कार में ये सारे अश्व संचालना आसन, घोड़े बैठ के करते हैं, तो उनको देख के योग के आसन को उन्होंने बनाया। और स्पोर्ट्स में स्ट्रेचिंग जो है उनका उद्देश्य अलग, उसमें जरूरी नहीं है कि स्लो मोशन, स्ट्रेचिंग में राउंड में कभी कभी तेज तेज स्पीड में करते हैं हम, क्योंकि बॉडी को वार्म करना है मेन क्रिया के लिए। हो सकता है हम कुछ बहुत बड़ी क्रिया करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से उनका जी सर। मिल गया होगा। एक बार मैं फिर कहूंगा, योग और यौगिक एक्सरसाइज में भेद करें, दोनों को एक न समझें। सर एक और सवाल है जी। वो पूछना है, योग से पहले पानी पीना चाहिए या नहीं? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अब फिर यहाँ पे उन्होंने योग वर्ड डाल दिया। योग इतना विशाल है, उनका नाम बताएंगे आप, क्षमा करें। जी, ये मनोज सक्सेना है। हाँ मनोज जी, योग जो है इतना विशाल है कि हम लोगों की सोच क्या है, हम लोगों की सोच है आकाश गंगा। हम आकाश गंगा के एक छोटे सौर मंडल जो है, सोलर के भाग हैं पृथ्वी। योग तो हमको नहीं लग रहा है कि भगवान भी योग की परिभाषा बता सकते हैं। योग जुड़ना, कोई कहीं भी जुड़ता चला जाए, हम आपसे जुड़ते चले गए, हमारा भारत इस पृथ्वी में आ गया, पृथ्वी सौर मंडल में हो रहा है, सौर मंडल, आकाश गंगा, आकाश सैकड़ों दुनिया में होते होते होते। तो योग शब्द यानी जुड़ना, किससे जुड़ रहे हैं, कहाँ जुड़ रहे हैं, सब कुछ जुड़ रहे हैं। अब आप पर्टिकुलर आपका उद्देश्य क्या है ये जानिए, आप किस तरह के व्यायाम कर रहे हैं ये देखिए। अगर आपको पेट, स्टमक, इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई ऐसा व्यायाम करना है कि आप तो तुरंत तत्काल न करें। आपको लग रहा है कि प्यास लगी है, पानी मुंह में एक घूंट लें, करके गटक लें। हाँ, अगर पेट से रिलेटेड एक्सरसाइज इमीडिएट नहीं करनी है, 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद करनी है, दूसरे आसन करने, जैसे ताड़ासन वाड़ासन, आप 2-4 घूंट पानी पी के कर सकते हैं। फिलहाल बेटर ये है कि योग करने से पहले आधा घंटा पहले तक आधा गिलास पी सकते हैं। अगर आपको 1 गिलास पीना है तो प्रयास करिए 1 घंटे पहले आप पीजिए। और ये जरूर ध्यान रखिए, जब भी प्यास लगे, योग के बीच में भी, योग आप जो यौगिक आसन है, एक आसन से दूसरे आसन के बीच में भी गला सूख रहा है, प्यास लग रहा है, इट मीन्स योर बॉडी डिमांड्स वाटर, यू नीड वाटर, तो आप एक घूंट, छोटा ही घूंट मुंह में लेके गुलगुला करके डाल दें, सलाइवा उसमें मिला के डालो, वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है, बेनिफिशियल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे समझ से अब कोई सवाल शेष रहा नहीं। आपने जो हमारा शीर्ष विषय था आज के इस वेबिनार का, जी, आपने अपने इस उद्बोधन में बहुत उसके साथ न्याय किया। हमारे नृपेंद्र सिंह जी करचूली ने आपकी जितनी तारीफ की थी, आपके वैचारिक उद्बोधन ने उससे ज्यादा उसको चरितार्थ किया है।
हम सब आपके मशकूर हैं कि आपने इतना समय दिया और इतने सवालों के आपने पूरे सलाहियत से और पूरे सुकून से आपने उसका जवाब दिया। आपने महिलाओं के वैचारिक, शारीरिक, पारिवारिक और जो सांस्कृतिक प्रभाव पड़ रहे हैं और उन जो मॉडर्न हमारा लाइफस्टाइल है उसका, और यौगिक क्रियाओं और इस क्रीड़ा से कितना फायदा होगा, ये सारी चीजें बड़ी विस्तार से आपने बताई। आपको बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं अंत में औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने महाविद्यालय के गणित के प्राध्यापक और स्पोर्ट्स के सहायक प्रभारी आदरणीय डॉक्टर राजकुमार जी सोनी से निवेदन करूंगा कि आज के सभी प्रतिभागियों, हमारे प्राध्यापकगण और विशेषकर आज के हमारे मुख्य वक्ता का वैचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय राजकुमार जी सोनी। धन्यवाद सिंह साहब। आवाज आ रही? जी आ रही। शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा के क्रीड़ा विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय वेबिनार के मुख्य वक्ता एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद मिश्रा जी, सहायक अध्यापक, सह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा विभाग, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। वेबिनार की संरक्षिका सम्मानित प्राचार्य डॉक्टर नीता सिंह जी, गुणवत्ता प्रकोष्ठ प्रभारी सम्मानित डॉक्टर महेंद्र मणि द्विवेदी जी, विश्व बैंक परियोजना प्रभारी आदरणीय डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, क्रीड़ा विभाग प्रभारी डॉक्टर रश्मि अर्नाल्ड मैडम, स्पोर्ट ऑफिसर डॉक्टर निर्भज सिंह जी, एवं हमारे महाविद्यालय एवं अन्य प्रदेश एवं अन्य महाविद्यालय से जुड़े सभी प्राध्यापकगण, अतिथि विद्वानगण एवं छात्र छात्राएं, अधिकारी एवं कर्मचारीगण। वेबिनार का विषय हम सभी जानते हैं था महिलाओं के आधुनिक जीवन पर योग एवं खेलकूद का प्रभाव। हमारे मुख्य वक्ता ने बहुत ही सरल तरीके से महिलाओं के आधुनिक जीवन पर योग एवं खेलकूद से जो सकारात्मक प्रभाव होंगे बहुत ही सहज भाषा में हमें बताया। हम सभी जानते हैं कि भारतीय समाज, हमारी संस्कृति में जो महिलाएं जी रही हैं, उनके सामने कई प्रकार की कठिनाइयां, साथ ही चुनौतियां, संघर्ष के साथ आता है। मुख्य रूप से जो संघर्ष और जो चुनौतियां हैं, जो संघर्ष करना पड़ता है, उसमें एक सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक कठिनाइयां रहती हैं, दूसरा उनकी अपनी स्वयं शारीरिक कठिनाइयां होती हैं। हमारे मुख्य वक्ता महोदय ने अपने ज्ञानवर्धक प्रेरक उद्बोधन जो महिलाओं की शारीरिक कठिनाइयां हैं, योग के माध्यम से एवं अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे खेलकूद को शारीरिक कठिनाई लगभग दूर किया जा सकता है। हम अपने मुख्य वक्ता डॉक्टर अरविंद मिश्रा जी का महाविद्यालय परिवार एवं क्रीड़ा विभाग की तरफ से उनके प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन के लिए आभार प्रकट करते हैं एवं विश्वास दिलाते हैं कि हमारी छात्राएं उनके द्वारा बताए गए
प्रेरक ज्ञान को अपने जीवन में अमल लाकर स्वयं एवं अपने समाज में महिलाओं के समक्ष जो शारीरिक कठिनाइयां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगी। हम आभार प्रकट करेंगे अपने महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर नीता सिंह जी का, जिनके मार्गदर्शन प्रेरणा से हमने यह वेबिनार आयोजित किया। हम आभार प्रकट करना चाहेंगे प्रकोष्ठ प्रभारी आदरणीय डॉक्टर महेंद्र द्विवेदी जी का, जिनका सदैव हमें सहयोग मिला। उनके योगदान के लिए हम उनका आभार प्रकट करना चाहेंगे। आभार प्रकट करना चाहेंगे बैंक परियोजना प्रभारी डॉक्टर अमरजीत सिंह, जिनके योगदान एवं सहयोग के कारण ही आज यह वेबिनार सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हम उन समस्त प्राध्यापकगण, अतिथि विद्वानगण का आभार प्रकट करेंगे जो इस वेबिनार को सफल बनाने के लिए अपना समय निकालकर हमारे साथ लिंक के माध्यम से ऑनलाइन हमसे जुड़े रहे। साथ ही हम आभार प्रकट करना चाहेंगे अपनी छात्राओं का, जिन्होंने बहुत ही धैर्य पूर्वक पूरे व्याख्यान को सुना है एवं हमें विश्वास है कि छात्राएं उन लाभदायक एवं प्रेरणा युक्त जो योग की क्रियाएं हमारे मुख्य वक्ता ने बताया है उन्हें अपने जीवन में अमल करेंगे। अंत में हम इस कार्यक्रम को सफलता तक पहुंचाने के लिए जिन का दृश्य एवं अदृश्य सहयोग हमें प्राप्त हुआ है उन सभी का हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार। को भी धन्यवाद, इतने अच्छे कार्यक्रम। मिश्रा से चाहूंगा कि आगे भी हम आपको इसी तरीके से कष्ट देते रहे। शारीरिक शिक्षा योग और आपके महाविद्यालय के लिए हमेशा तैयार हूँ, तत्पर। बहुत 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 आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं अपने स्पोर्ट्स ऑफिसर नृपेंद्र सिंह जी करचूली, जो 5-6 दिनों से छुट्टी की परवाह न करते हुए भी लगे रहे, तो इस पूरे सफल आयोजन के लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और हमारे बीच बॉटनी विभाग की भी दूसरी प्राध्यापिका रश्मि अर्नोल्ड मैडम, उनको भी, उनके पूरे विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। कोई बात यही ना, ये तो बीच में अच्छा